हेलो एवरीवन, मैं विवेक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं मैं 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें से 3 आपके बच्चे किससे रिलेटेड थे, टेंस के। ठीक है, उसमें हमने टेंस का ग्राउंड बनाया। लेकिन फिर से आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो पहले जाकर आप वो 3 और प्लस एक हमने और वीडियो डाल रखा है, यूज़ ऑफ बी बीइंग बीइंग, उसको जाके आप देखिए, तभी इसका आनंद आएगा। ठीक है, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अदरवाइज़ फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि कुछ लूप होल्स रह गए। आता तो आपको सब कुछ है, लेकिन कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो आपको पेपर में परेशान करते हैं, उसको समझने के लिए आपको सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए आरंभ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको जानने से पहले एक छोटी सी बात और देख लेते हैं जो आप सबको पता होगी कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है। हमने बात की थी प्रेजेंट टाइम कितना होता है, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो हम अभी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को अभी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे उसकी स्टेट ऑफ एक्शन ले लेते हैं परफेक्ट। तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ये हम डिस्कस भी करेंगे ऐसा क्यों होता है, V1 V2 और बच्चे V3, ये आपको पता होना चाहिए। अगर प्रेजेंट है तो उसमें V1 ही होगा, अगर पास्ट है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म जरूर होगी, और अगर परफेक्ट है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हम पहले ही सीख चुके हैं अपने पहले वीडियो में कि इंडेफिनिट का मतलब है क्या, अनिश्चित। यानी कि एक दिए गए समय में, एक टाइम लाइन के अंदर वो कार्य जिसकी बात की जा रही हो, वो स्टेट ऑफ एनेक्शन जो है उसका, वो उसमें कभी भी किसी भी समय पर किया जा सके, उसको हम क्या बोलते थे, इंडेफिनिट। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं क्या कि किसी भी चीज़ टेंस में सबसे ज़रूरी क्या है, आपको सेंटेंस बनाना होता है। और सेंटेंस क्या है आपका बेटा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बच्चे मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये बातें सबको पता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। ठीक है, लेकिन इन सेंटेंसेस को अगर हम 2 पार्ट में बांटें, आपको पता है पहला पार्ट हमने सीखा था अफर्मेटिव, और दूसरा था बच्चे क्या, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ठीक है, ये बात हमने जान ली थी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। 2 पार्ट में हमने बांटा था। उसमें आपका एक सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, चलिए समझते हैं। बेटा सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस में बेटा आपने देखा होगा हर बुक में हर जगह पर एक बात लिखी होती है, हमको रटवाया जाता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस लगा, और अगर इसको हम दूसरे पार्ट में करें, आपका अगर प्लूरल सब्जेक्ट तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसमें आप देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस सबसे बड़ा क्या है, ये थोड़ी सी बात कंफ्यूज करती है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात क्यों नहीं की जाती। देखिए आपको बताया गया है, आपने पहले से पढ़ रखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, अगर मैंने सब्जेक्ट नहीं लिखा, लिख दे रहा हूँ, अगर बच्चे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस जोड़ दिया जाता है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें हम क्या करते हैं, एस और ईएस नहीं लगाते। यही सब बातें हमने पढ़ रखी थी। लेकिन कभी आपने सोचा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगाई, अफर्मेटिव, ऐसे आखिर इसमें कौन से आप किए थे कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ इसके साथ नहीं किया जाता। ये सब मैं आपको आज समझाऊंगा कि ऐसा क्यों किया गया कि डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब कर दी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपका कहाँ चला गया, धीरे धीरे बात को समझते हैं। अभी हम निगेटिव और इंटरोगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को ही समझते हैं। तो आपने ये दोनों चीज़ें इसमें अच्छे से बचपन से पढ़ते चले आ रहे थे, लेकिन क्या हमको ऐसा याद करने की कभी ज़रूरत थी, कभी भी नहीं। बेटा इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि जैसे तुम्हारे पिताजी तुमसे पूछें कि बेटा तुम्हें शादी करने के लिए कैसी लड़की चाहिए, तो तुम बेटा एक पूरी लिस्ट निकालो बढ़िया सी, उसमें 50 क्वालिटी हो, वो ऐसी हो, वो वैसी हो, वो फलाना हो, वो धमाका हो। पिताजी भी पढ़ के बेटा चक्कर खा के गिर जाएं कि ये क्या लिस्ट उसने थमा दी। बोल सकते हैं कि पिताजी वो हमारे जैसी हो, या फिर किसी लड़की से पूछा जाए तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, तो आप कैसा लड़का पसंद करेंगे, कोई लड़का कैसी लड़की पसंद करेगा, जो उसके जैसी हो, जो उसके विचार उससे मिलते जुलते हों। सिंपल सी एक लाइन में आप वो सारे के सारी क्वालिटीज़ जो आपने लिख करके रखी थी, आप उसमें एक लाइन में बता सकते हैं। वही मेथड है। क्या हमको अलग अलग हर चीज़ को याद करने की ज़रूरत थी? नहीं, हमें सिर्फ उसका बेसिक स्ट्रक्चर समझना था और कुछ भी नहीं। हमने उनके रूल बना दिए, हमने रट लिया कि अफर्मेटिव में बच्चे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, नेगेटिव इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। हमने रट लिया सिंगुलर के साथ V1, प्लूरल के साथ
सिंगुलर के साथ V1 लगाओगे तो उसमें S और ES लगाएंगे, प्लूरल के साथ नहीं लगाएंगे। अरे ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी इसकी जो क्वालिटी है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, रूटीन एक्शन, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं कि इनके अलग अलग रूल बनाने की हमें ज़रूरत थी ही नहीं कभी भी। वो क्या थी बेटा, देखो क्या कि बेटा अगर कोई नाउन है, समझिएगा इस रूल को, अगर कोई नाउन है, ठीक है, उसके दो तरीके होते हैं लिखने के। एक उसको आप कहते हैं सिंगुलर और दूसरा आप कहते हैं क्या, प्लूरल। जैसे मैं कह दूं एक लड़का है, आपने कहा एक लड़के के लिए हम क्या लिख सकते हैं, बॉय। और कई सारे लड़के हैं, अगर मुझे नाउन को बच्चे प्लूरल बनाना है तो क्या लिख सकते हो, बॉयज़। ये सबको पता है क्या कि किसी भी नाउन को अगर प्लूरल बनाना है तो उसमें आप एस और एस जोड़ दीजिए, वो नाउन अपने आप में क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसी वर्ब की। ध्यान से देखिएगा इस बात को। क्या मैंने बोला, अगर किसी नाउन को बेटा प्लूरल बनाना है तो हम उसमें क्या करेंगे, एस और एस ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर किसी वर्ब को प्लूरल बनाना है, क्या करना है, अगर किसी वर्ब को हमें प्लूरल बनाना है तो हमेशा ध्यान रखिएगा। मान लो लड़का बेटा खेलता है तो हमने लिख दी वर्ब प्ले, और यहाँ पर भी हमने वर्ब लिख दी प्ले। अब सिंपल सा फंडा है, समझिएगा। लेकिन वही बात है कि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो डाउट हो जाएगा। जो नाउन है बेटा वो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, और सब्जेक्ट को मैंने आपको क्या पढ़ाया है, दूल्हा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है आपका, दूल्हा, और वर्ब आपकी बच्चे क्या थी, दुल्हन। मैंने कहा था ना, वो रूल आपके हर जगह काम आएंगे। सब्जेक्ट आपका दूल्हा था और वर्ब आपकी दुल्हन थी। और आपने, मैंने अभी अभी कहा कि बेटा अगर तुम्हें शादी करनी हो, पिताजी तुमसे पूछें तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, तो तुम क्या बोलोगे, हमारे जैसी हो, जिसके विचार मुझसे मिलते हों। इसको दूसरी भाषा में समझे बेटा, तुम बीड़ी पीते हो तो तुम उम्मीद करोगे लड़की भी बीड़ी पीती हो, दोनों लोग साथ में बीड़ी पियेंगे। या फिर इसको ऐसे समझ लो कि अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो मोस्टली यही पसंद करोगे कि मेरा पार्टनर भी क्या हो, नॉन वेजिटेरियन हो, वरना सारी ज़िंदगी बेटा नॉन वेज रेस्टोरेंट से ही खाना पड़ेगा, घर में ना बनने वाला। एक करी के लिए भी तरस जाओगे। ठीक है, तो वही सेम सिनेरियो है, एक दूल्हा और एक दुल्हन है। तो क्या दूल्हा ऐसी दुल्हन से शादी करना पसंद करेगा जो नॉनवेज नहीं खाती और ये खुद नॉन वेजिटेरियन है? अगर आपका दूल्हा यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है वो नॉन वेजिटेरियन है तो वो भी ऐसी दुल्हन को पसंद करेगा जो क्या हो, नॉन वेजिटेरियन हो। कहने का मतलब, अगर आपका दूल्हा बच्चे कैसा है, सिंगुलर है, तो वो भी ऐसी वर्ब पसंद करेगा जो क्या हो, अपने आप में सिंगुलर हो। अगर आपका दूल्हा बच्चे क्या हो, प्लूरल है, तो वो भी ऐसी वर्ब पसंद करेगा जो वर्ब क्या हो, प्लूरल हो। सेम सिनेरियो, अगर दूल्हा तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, यानी कि दुल्हन भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। अब देखते हैं नाउन को सिंगुलर बनाने का, प्लूरल बनाने का रूल क्या है। नाउन में एस और एस हटा दो तो वो सिंगुलर, नाउन में एस और एस लगा दो तो वो प्लूरल। सिंपल सी बात है। लेकिन बच्चे वर्ब के साथ ये क्या है, बिल्कुल उल्टा। उल्टा कैसे? अगर आपको वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, एस और एस लगाते हैं। और अगर वर्ब को प्लूरल बनाना है तो उसमें एस और एस क्या करते हैं, इसको क्रॉस कर दिया मैंने, हटाते हैं। फिर से सुनिए, अगर नाउन को आपको प्लूरल बनाना है तो उसमें एस और एस लगाते हैं, सभी को पता है। और अगर किसी वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं तो उसमें एस और एस लगाते हैं। वर्ब को अगर प्लूरल बनाना है तो उसमें से आपको एस और एस क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए, आपको जो बचपन में रूल बताए गए वो क्या अलग से पढ़ने की ज़रूरत थी? मैंने यहाँ क्या लिखा, सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब के साथ एस और एस लगाओ। अरे ये रूल क्या है बेटा, इसको ऐसे पढ़ोगे तो एक ये नियम है, लेकिन अगर इसको समझा जाए तो ये क्या है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, आपका दूल्हा सिंगुलर है, तो आपकी दुल्हन भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। आपकी दुल्हन भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। और किसी भी वर्ब को सिंगुलर यानी किसी भी दुल्हन को इन ग्रामर सिंगुलर बनाना है तो बच्चे उसमें क्या लगाते हैं, उसमें एस और एस लगाते हैं। यही वही बात तो थी जिसको एक अलग रूल बना दिया गया। अगर हम इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो आपको क्या है, यही है बेटा सब्जेक्ट, और आपका क्या, हेल्पिंग वर्ब तो उसमें लगनी नहीं, आपकी क्या लगेगी, मेन वर्ब लगेगी। आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो और आपकी क्या हो, मेन वर्ब हो और आपकी ऑब्जेक्ट हो। अब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर कर दो।
अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल कर दो, और हमको पता है किसी भी वर्ब को अगर सिंगुलर बनाना है तो उसमें एस और एस लगाते हैं, अगर किसी वर्ब को प्लूरल बनाना है तो उसमें से एस और एस हटाते हैं। तो क्या हमको ये बात याद करने की आवश्यकता थी कि आज सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो उसमें V1 प्लस एस और एस लगाते हैं? बड़ा अजीब लगता था कि एस और एस कहाँ से आ गया। ये बेटा यहाँ से आया। एस और एस नाउन और वर्ब का खेल है। नाउन में उसमें जोड़ना होता है, नाउन वर्ब में उसमें हटाना होता है, और इसी चीज़ को अलग से बैरिफिकेट बना करके एक रूल बना दिया गया। लेकिन ऐसे रूल की क्या ज़रूरत है? सेम सिनेरियो यही, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, वो अभी हम बात करेंगे कि क्यों। सब्जेक्ट फिर से बोल रहा हूँ, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब में एस और एस लगा दोगे। क्यों? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब को आपको सिंगुलर बनाना होगा, और वर्ब जैसा नाउन बनता है उसका जस्ट उल्टा। नाउन को प्लूरल करने के लिए एस और एस जोड़ते हैं, वर्ब को प्लूरल करने के लिए एस और एस हटाते हैं। इस बात को अपने जहन में रखिएगा। तो आपका मेन फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, माफ़ कीजिएगा, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान रखिएगा, चूंकि तो जो वर्ब है बच्चे वो एक इसमें होनी चाहिए, V1 में होनी चाहिए, इसलिए वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे। ये बार बार अब बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये बातें आपको अपने जहन में उतार लेनी है, ठीक है। तो ये तो था आपका क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नाउन सिंगुलर और प्लूरल कैसे करते हैं। नाउन का तो सभी को पता है, बचपन से बेटा खेल के साथ, बॉय है तो बॉयज़ है, गर्ल है तो प्लूरल करोगे तो गर्ल्स। लेकिन वर्ब में बेटा उसको हम क्या करना है, उल्टा कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं निगेटिव और सेंटेंस की, ठीक है। निगेटिव क्या होता है? जिसमें बेटा क्या आ जाए, आपका नॉट वर्ड आ जाए, यानी नकारात्मक। उस कथन को हम निगेटिव फ्रेम में बोलें, ठीक है। तो अगर हम निगेटिव फ्रेम में बोलेंगे तो अब उसमें नॉट, भाई आपको एक बात पता होनी चाहिए, नॉट हमेशा किसके साथ आएगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। क्यों आएगा वो भी डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, मेन वर्ब के साथ नहीं आता, ये बात ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस आपकी मेन वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका सिनेरियो किसका हो गया? निगेटिव सेंटेंस का। समझ पाए? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल सी बात जहन में रखिएगा कि नॉट को बेटा हम किसके साथ लेंगे? हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिखा जाएगा, ना कि उसको वर्ब के पहले लिखा जाएगा। सारा खेल बात का ही है कि आप उसको कैसे समझते हैं, ठीक है। तो आपका इंडिकेटिव सेंटेंस बन गया। अब प्रश्न उठता है फिर से कि भाई इसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आई थी, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, ठीक है। तो मैं ये पोर्शन रब करता हूँ ताकि उसको मैं अच्छे से आपको समझा सकूँ, ठीक है। ये बेटा हटा रहे हैं, इसको भी हटा दें। मैंने आपसे यहाँ पे लिखा था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा? आपको पता है मेन वर्ब क्या होती है? मुख्य क्रिया, जिसको मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था, उसको हम क्या बोलते हैं? मेन हीरो। तो बताया था क्या? साइड हीरो। यानी कि जब मेन हीरो अपना काम ना कर पाए तब हम साइड हीरो की मदद ले लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इन सेंटेंसेस में किया जाता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा? ये सहायता करने के लिए है, और सहायता करने के लिए कहाँ से आएंगी? आइए जानते हैं एक शब्द जिसका आप अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से नाम सुनेंगे जब हम मॉडल्स पढ़ रहे होंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। बेटा इनका वर्ब की दुनिया में एक अलग सम्मान है, ठीक है। इनका अपनी वर्ब की दुनिया जो है, मान लो वर्ब एक फैमिली है, उसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, उनको एक अलग ही ओहदा दिया गया है। ये ओहदा उनको क्यों प्राप्त हुआ, चलिए समझते हैं। क्या? ये तीन होती हैं बेटा। एक होती है आपकी डू, और दूसरी आपकी होती है क्या? बी, और तीसरा होता है आपका क्या? बोलो जल्दी से। हैव। तीन वर्ब आपकी हैं, तो बी और हैव को भी हम डिस्कस नहीं करने वाले। हम किसको डिस्कस करेंगे? सिर्फ डू को करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले जान लेते हैं कि इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब में अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उनको डुअल नेचर वर्ब भी कहा गया है। क्यों बेटा डुअल नेचर वर्ब कहा गया है? क्योंकि इनके पास दो पावर हैं।
ये आपकी मेन वर्ब भी है और ये आपकी बेटा क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है। ऐसा सभी वर्ब को सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है, केवल इन तीनों को ऐसा सम्मान दिया गया है। क्या सम्मान है? सारी वर्ब तो बेटा मेन वर्ब होती है, आप सभी को पता है। सारी वर्ब आपकी क्या है, मेन वर्ब है। ये क्या है? ये बच्चे ये ऐसी वर्ब हैं जिनको मेन वर्ब होने के साथ साथ उनको क्या कह दिया गया, हेल्पिंग वर्ब भी कह दिया गया। इन्होंने कुर्बानी दी है, समझिए एक तरीके से, कि ये मेन वर्ब तो थी लेकिन इन्होंने ग्रामर के लिए क्या किया कि चलो मैं हेल्पिंग वर्ब बनने के लिए भी तैयार हूँ। उन्होंने ही ग्रामर को ये परमिशन दी कि आप मुझे एज अ हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब उन्होंने लोगों की मदद करने की सोची, सहायता करने की सोची, तो भाई उनको कोई ना कोई अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। तो उस अवार्ड को नाम दिया गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। कहा क्या गया कि जाओ ग्रामर में तुम्हारा एक अलग इंपॉर्टेंस है, क्योंकि तुम्हें डुअल नेचर बोल देंगे हम, तुम्हारे पास एक नहीं दो पावर हैं कि तुम हेल्पिंग वर्ब भी बन सकते हो, मेन वर्ब भी बन सकते हो। तो ये 3 वर्ब आपकी ऐसी जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बी को तो मैंने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया है, लेकिन इसको और डिटेल में चलेंगे। तो अभी हम सिर्फ डू की बात करते हैं। बेटा डू अपने आप में क्या है, V1 है। ठीक है, डू अपने आप में क्या है, V1 है। इसकी बच्चे V2 और V3 फॉर्म होती है। क्या क्या मैं लिख दे रहा हूँ। डू की होती है V2 डिड, और थर्ड होती है बच्चे क्या है इसकी, डन। V1 फॉर्म डू है, V2 फॉर्म डिड है, V3 फॉर्म डन। अब मुझे एक बात बताइए, आप पढ़ क्या रहे हैं? प्रेजेंट। आप पढ़ क्या, यहाँ पे थोड़ी देर पहले लिखा था प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म लगनी है बच्चे, V1। तो क्या मुझे इसका और इससे कोई लेना देना है? बिल्कुल भी नहीं। तो हम इसको एक डिब्बे में बंद करके नदी में फेंक देंगे। अभी हमें इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं लेना देना? क्योंकि हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट में हमेशा क्या लगानी है, हमको V1। अब प्रश्न आता है यहाँ पे डू का। ठीक है, डू अपने आप में क्या है, V1 है। अब उसको आपको लगाना किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं कि सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में मैंने रब कर दिया था, यहाँ लिख देता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस में बच्चे क्या होगा, सब्जेक्ट भी होगा, हेल्पिंग वर्ब भी होगी, और मेन वर्ब भी होगी, और ऑब्जेक्ट भी होगा। अब बात को समझिए बेटा, सब्जेक्ट भी आपके कितने तरीके के थे, 2 तरीके के थे। पहला था आपका क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट, और दूसरा था आपका क्या, प्लूरल सब्जेक्ट। था कि नहीं? अब प्रश्न है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो कौन सी वर्ब लगेगी, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो कौन सी वर्ब लगेगी। अब अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब तो आपकी दूर हो गई, सब्जेक्ट के नज़दीक कौन है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को हमें इसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। यानी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर ही लगेगी। लगेगी कि नहीं? तो यानी कि ये डू, आपकी डू को अगर हम सिंगुलर बनाना चाहें तो क्या करेंगे, मुझे बताओ। अभी अभी हमने सीखा किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो उसमें क्या कर देंगे, हम एस और एस जोड़ देंगे। तो अगर मुझे डू को सिंगुलर बनाना था तो मैं उसमें एस और एस जोड़ दूंगा। तो एस जोड़ते हुए अच्छा नहीं लगा तो क्या जोड़ा गया, डस जोड़ दिया गया। इसीलिए आपने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डस। कभी सोचा ऐसा कि यार डू और डू क्यों नहीं हुआ, डू डू। मान लो डू के साथ हमें दूसरी वर्ब बनानी थी तो एक को हमने डू बोला, दूसरे को हम डू बोल देते या डूडा बोल देते। नहीं, डज ही क्यों बोला गया, वो इसी वजह से क्योंकि हमें पता है कि वर्ब को अगर प्लूरल बनाना है तो उसमें हम एस और एस हटाएंगे। और वर्ब को अगर देखो, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये वर्ब है, इसको प्लूरल बनाना है तो उसमें से एस और एस हटा दो, तो एस हट गया तो क्या दिखाई देगा, डू दिखाई देगा। तो इससे हम क्या समझ गए कि डज हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब हो गई, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और डू यहाँ पे क्या है हमारा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, डू हमारा क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और डस क्या है हमारा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो अगर सोचा जाए कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आएगा बच्चे, डज आएगा, और उसके साथ क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। और चूंकि अब फिर आ गई क्या, मेन वर्ब। बहुत सारे बच्चों के मन में एक प्रश्न आएगा क्या कि सर हमने डस को तो क्या कर और किस में है, V1 फॉर्म में है। तो अगर V1 ये हो गया तो क्या इसको V1 रख सकते हैं कि इसको नहीं किया, ऐसा भी। एक को तो V1 ले लिया, दूसरे को V1 ना लेके हम V2 कर लेते हैं या V3 कर लेते हैं। तो बेटा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी स्टेट ऑफ एन एक्शन क्या थी। अभी हम थोड़ी देर बाद आएंगे इसके ऊपर। नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपका सही सेंटेंस हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट डस नॉट, ये भी क्या होगा, V1 होगा, और आपका ऑब्जेक्ट। अगर इसी प्रकार हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो बच्चे इसके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, नॉट लगेगा,
की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। बात समझ में आ गई? क्या समझाया मैंने कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको ये बात याद नहीं रखना है कि इसके साथ डज आता है कि डू आता है। सिंपल फंडा है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, क्योंकि दूल्हा दुल्हन नेचर में एक होने चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक है, तो अगर इस वर्ब को सिंगुलर करना है तो ये सीधा सा फॉर्मूला है आपका कि अगर किसी वर्ब को प्लूरल करना है तो उसमें से एस और एस लगाइए, नहीं हटाइए, और अगर किसी वर्ब को सिंगुलर करना है तो उसमें एस और एस लगा दीजिए। तो बस वही, इसीलिए डू से डस बना, डस से डू नहीं बनाया गया बेटा। डू आपकी मेन वर्ब थी, सभी को पता है डू का मतलब क्या होता है, किसी कार्य को करना। तो डू आपकी मेन वर्ब थी जिसने ग्रामर से वादा किया। कहानी समझिएगा, सारा खेल कहानी का है। डू आपकी एक मेन वर्ब थी जिसने ग्रामर से वादा किया कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में मदद करूंगी। क्या करूंगी, मदद करूंगी। तो ग्रामर ने उसको हेल्पिंग वर्ब नाम दे दिया। ग्रामर में उसको क्या नाम दे दिया, हेल्पिंग वर्ब। कहा तुम दूसरों की मदद कर रही हो, इसलिए तुम एक और नाम देते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, अगर कोई पूछे तो आप सीधे कह सकते हैं क्या, इनके पास डुअल नेचर है, यानी कि इनके पास काबिलियत है कि वो मेन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी बन सकती हैं। तो यही इनकी काबिलियत है और इन्होंने इसके लिए किसकी मदद की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की मदद की। और वो मदद की ज़रूरत क्यों पड़ी, अभी हम आएंगे, थोड़ी देर में रुके रहिए। तो अब आशा करते हैं कि आप गई होगी। अब हम इसको रब करते हैं, फिर हम बात करेंगे किसकी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, तो ये सब ही हटा दे रहे हैं। नोट करना हो तो वीडियो दोबारा से प्ले करके देख लीजिएगा, वो तो सभी को पता है। ऑनलाइन क्लासेस में एक यही तो बेनिफिट है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से बताया था। क्या, अगर आपने वीडियो देखा है तो पता होगा, नहीं देखा तो भाई तुरंत जाओ। क्या कि दो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कभी एक साथ नहीं लिखे जा सकते। क्यों नहीं लिखे जा सकते, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी आपके दो तरीके के होते हैं। एक मैंने बताया था, वो क्या बताया था, क्लोज एंडेड। ठीक है, उसमें सिर्फ इतना करना होता है कि आपकी हेल्पिंग वर्ब बच्चे क्या आ जाएगी, सब्जेक्ट से बाहर आ जाएगी। ठीक है, आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। और अगर आपको अच्छे से याद है तो आपको पता होना चाहिए इस रूल को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। याद है कि नहीं, ये सब मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। मैं चूंकि पढ़ा रहा हूँ तो एक बार हल्के से आपको बता दे रहा हूँ, वरना अब इसमें मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा। इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। ये क्या है, इन्वर्जन कह सकते हो कि इन्वर्जन का ये एक पार्ट है। इन्वर्जन बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन फॉलो होता है। इन्वर्जन में कुछ नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब बेटा बाहर आ जाती है, सब्जेक्ट से आगे लग जाती है। या उसको ये कह दें, सब्जेक्ट की जगह पे हेल्पिंग वर्ब लग जाता है और हेल्पिंग वर्ब की जगह पे सब्जेक्ट लग जाती है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरे में WH फैमिली का वर्ड आ जाता है। ये सब मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। WH फैमिली का वर्ड, फिर बच्चे हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका मेन वर्ब और फिर आपका ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क तो है ही। ठीक है, ये आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस थे। सेम सिनेरियो है भाई कि अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या लगेगी, डज लगेगी। अगर आपका सब्जेक्ट बच्चे क्या होगा, प्लूरल होगा, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू लगेगी। अब ये बार बार लिखने और बताने वाली बात नहीं है, मैंने आपको दिया कि डज क्यों आता है और डू क्यों आता है। ठीक है, डज आपका सिंगुलर है, तो अगर लड़का नॉन वेजिटेरियन है तो उसको भी लड़की कैसी चाहिए, नॉन वेजिटेरियन, तो हमने डज कर लिया। वैसे यहाँ पे प्लूरल था तो हमने उसको डू कर लिया। ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर इसका एक एग्जांपल ले, एग्जांपल क्या करना लेके, अभी हम बहुत सारा कुछ इसको जब हम प्रैक्टिस करेंगे, एक दो वीडियो हम प्रैक्टिस पे भी बनाएंगे, तब हम उसको अच्छे से बात करेंगे। अभी इसका बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। हमने क्या जाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसकी दो हेल्पिंग वर्ब हो गई, डू और डज। और बेटा इन डू और डज की मेन खासियत क्या है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। दैट मीन्स इनके पास डुअल नेचर है। ये हेल्पिंग वर्ब भी बन सकती है और ये मेन वर्ब भी बन सकती हैं। ठीक है, जब वो एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुई
तो उन्होंने किसकी हेल्प करी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प करी, और उसमें एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुई। अब चलो एक छोटी सी बात जो मैं बार बार बोलता हूँ कि क्या ऐसा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना था। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखिए, अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस में, भाई आपको पता है कॉन्टिन्यूअस हो चाहे परफेक्ट हो, कोई भी टेंस हो, उसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगती है, लेकिन सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा क्यों होता है? तो चलिए जल्दी से बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर एक सेंटेंस लिखा जाए, क्या राम काम करता है, सिंपल सा एक सेंटेंस है, बात समझिएगा, है तो राम आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बेटा क्या होगी, राम के साथ डस, राम डस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, डू द वर्क। ये सेंटेंस अगर हम करते हैं क्या, वे काम करते हैं, तो क्या बनाओगे, दे डू द वर्क। अब इसमें ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ये आपकी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो जहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ लग रही थी, अभी आपके मन में आएगा, मैं भी बोलने जा रहा हूँ जो लाइन, आप मेरी बात को काट सकते हैं ये बात कह करके, क्या कि अगर दोनों वर्ब एक डू और डू एक साथ लग रहे थे तो ये देखने में बिल्कुल सही नहीं लगा। ठीक है, तो ग्रामेरियन ने एक रूल बना दिया कि भाई इसके साथ अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज ना करो। बस सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि ये दोनों जब एक साथ लगा देंगे तो बोलने में बड़ा, देखो लैंग्वेज में व्यवहार, अभी आप जब पढ़ेंगे आर्टिकल तो उसमें देखेंगे कई रूल ऐसे बने हैं कि केवल जिनको बोलने में अजीब ना लगे। जैसे आप हिसिंग साउंड का वर्ड सुन सकते हैं कि ग्रामर में हिसिंग साउंड अवॉइड नहीं होता, अवॉइड करना पड़ता है, सॉरी। उसी प्रकार ये दोनों दे डू द वर्क, अगर आप एज ए रूल से बनाए कि उसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो आपको यहाँ भी डू लगाना पड़ेगा और यहाँ भी डू लगाना पड़ेगा, जो बड़ा सा अजीब था। तो एक रूल बना दिया। अब रूल में बेटा क्या, आप कह सकते हैं कि सर ये भी काट सकते थे और ये भी काट सकते थे, लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि बेटा दुनिया में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें मेन वर्ब ना लगती हो, इसलिए मेन वर्ब को जिंदा रखना था और साइड हीरो को मारना था। भाई पिक्चर में मेन हीरो टिका रहेगा और साइड हीरो स्वर्गवास जाएगा, तो उसमें हमने साइड हीरो की बलि चढ़ा दी, तो दे डू द वर्क हो जाएगा, दे डू द वर्क नहीं होगा। यही रीज़न था कि अफर्मेटिव में आपने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, और यही चीज़ देखिएगा आप खुद जा करके, जब पास्ट इंडेफिनिट हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम क्या करेंगे, यही चीज़ देखेंगे कि उसमें डिड आ जाएगा और V2 लगाने के लिए हमें डिड लगाना पड़ेगा। तो दो डिड एक साथ आ जाते थे तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता था। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर दो हैज़ और हैव तो आ सकते थे, दो हैड तो एक साथ आ सकते थे। जब मैं हैड आपको पढ़ाऊँगा तब मैं इन दोनों में अंतर भी बता दूंगा। क्यों, ग्रामर ने, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ग्रामर ने दो हैड लगाने की तो परमिशन दे दी लेकिन दो डिड लगाने की परमिशन नहीं दी। ग्रामर दो हैड लगाने की एक साथ परमिशन देता है लेकिन दो डिड लगाने की परमिशन नहीं देता। इसके पीछे भी बेटा रीज़न है, वो जब हम यहाँ पर आएंगे तब बात करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मेन इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा पॉइंट था कि वर्ब को प्लूरल सिंगुलर कैसे बनाते हैं, और ये एस और ईएस वाले कौन से रूल थे जो हमने बचपन में याद किए थे। ठीक है, तो हमें ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं थी, बस सीधा से याद रखना है कि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। ठीक है, जैसा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। लेकिन ऐसा सिर्फ इस टेंस में होगा, आने वाले टेंसेस में क्या पंगे हैं वो देखते हैं। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है बेटा, अभी इसमें इतना ही टाइम और लगेगा। ठीक है, अभी हमने क्या जाना है, सिर्फ इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अभी हमने इसकी एप्लीकेशन नहीं सीखी। अगली क्लास जो होगी उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट किस बेस पे पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशन बेस पे। ठीक है, ये सारी बातें तो आपने बुक से भी पढ़ रखी होंगी और बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे, बस मैंने थोड़े से रीज़न आपको बताएं और कुछ भी नहीं। अभी हम जानेंगे, और जो बच्चा, फिर वही बोल रहे हैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं बेटा वो जाके मेरे पिछले वीडियो सारे देखें, वरना ये इन्वर्जन क्या है, ये क्यों आया, दो इंटरोगेटिव सेंटेंस साथ में क्यों नहीं लिख सकते, ये आपको समझ में नहीं आएगा, जबकि हमने इसको पहले ही बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा था। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को बच्चे कैसे सीखेंगे, एप्लीकेशन बेस पे सीखेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।